अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें पढ़ना है वाटर रिसोर्सेज। क्लास 10th लैंड रिसोर्सेज हमने पढ़े थे। वाटर रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे ग्लोबली वाटर रिसोर्सेज कैसे प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर ध्यान हम देंगे इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। तो आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस 71% अर्थ की सरफेस कवर्ड है विद वाटर और बाकी बचा 29% वो है लैंड। ये अर्थ की टोटल सरफेस, लेकिन 71% जो वाटर है, ये सारा वाटर इंसानों के लिए यूटिलाइज करने के लिए फिट नहीं है। डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 71% में से जो 97% है, 71% का अगर हम देखेंगे, इसका 97% जो वाटर है वो प्रेजेंट है ओशंस में, सीज में एटसेट्रा। ओशन, सीज, बड़े बड़े बेज में, गल्फ्स में। तो ये 97% वाटर जो है ओशन, सीज, गल्फ्स, बेज में, ये सैलाइन होता है। इसमें साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स डिजॉल्व होते हैं इस वाटर में। उसकी वजह से ये अनफिट होता है फॉर ह्यूमन यूज। डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इंसान कौन सा वाटर यूज कर सकता है डायरेक्टली? उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। वो प्रेजेंट होता है 3%। 71% अगर आप टोटल लेंगे, उसमें से उसका 97% ओशन, सीज में होता है, वो सैलाइन होता है। सिर्फ 3% होता है जो फ्रेश वाटर होता है। 3% फ्रेश वाटर में अगर आप देखेंगे, ये भी हम 3% पूरा डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3% में से 2% जो है वो बंद है, लॉकड है इन आइस कैप्स, आइस शीट्स, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। जो आपको पता है अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में है, कनाडा, नॉर्दर्न कनाडा में है, अलास्का में है, ग्रीनलैंड में है, जो आइस शीट्स, ग्लेशियर्स बड़े बड़े हैं। तो 3 में से 2% फ्रेश वाटर वहां पे बंद है। अब बचा, इसका मतलब फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है पूरा, उसका 66% ऑलमोस्ट वो बंद है आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स में। तो अब बचा उस फ्रेश वाटर का 33%, यानी कि इन 3 का 1%। ये फ्रेश वाटर इंसान के लिए अवेलेबल है इन डिफरेंट फॉर्म्स। किस किस फॉर्म में? अगर आप देखेंगे 3 फॉर्म्स में, 3 मेजर फॉर्म्स में ये अवेलेबल है। पहली फॉर्म इसका है ग्राउंड वाटर। तो इस 1% के, यहाँ 33 टोटल फ्रेश वाटर का 33% जो है, उसके हम 3 हिस्से कर सकते हैं जो इंसान के लिए अवेलेबल हैं। उसमें ग्राउंड वाटर जो है वो 0.30%। ग्राउंड वाटर जो है 0.30%। हाँ। और जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर आप देखेंगे, जो हवा में नमी होती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो है 0.35%। और बाकी बचा, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। सरफेस वाटर भी इसमें से बचा 0.35%। ये तीनों फॉर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और कर भी पाते हैं। ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर जो है वो जमीन के अंदर, आप जब ट्यूबवेल्स खोदते हैं तो एक लेयर आता है जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं वाटर टेबल, या बोलते हैं उसको एक्विफर। तो वो लेयर किसका होता है? उसमें रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। उन रॉक्स में कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं। इन फ्रैक्चर्स में वाटर जमा रहता है। तो यहाँ उसमें ग्रेवल होता है उस लेयर में। तो जो इन ग्रेवल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, उसमें भी वाटर ट्रैप होता है। यहाँ सैंड होती है, सैंड पार्टिकल्स, सैंड ग्रेन्स के दरमियान जो ये स्पेस होती है, इसमें भी वाटर ट्रैप होता है। तो इन फ्रैक्चर्स और पोर्स में जो वाटर ट्रैप होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। इस लेयर को हम बोलते हैं, जिस लेयर में ये ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्विफर। तो ये ग्राउंड वाटर हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम कुआं खोदते हैं, वेल, ट्यूबवेल, बोरवेल जो भी खोदते हैं, तो हम ग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं उसमें से। फिर बचा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये इंसान कैसे यूज करता है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आपको पता है
जो हवा में नमी होती है। हवा में नमी किस लिए कम आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से होती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कहाँ से आता है, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कहाँ से आता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आता है या तो इवापोरेशन से आता है। जो वाटर बॉडीज बड़ी बड़ी, जो मैंने आपको बताया भी है, वाटर बॉडीज जो बड़ी बड़ी होती है, ओशन, सीज, लेक्स, तो जब सनलाइट इन पे पड़ती है, ये वाटर हीट अप होता है, इसका जो टॉप लेयर है, तो इवापोरेशन होती है, वाटर वहाँ से वाटर ड्रॉप, वो स्टीम जो उठती है, इवापोरेशन होता है, उसमें से वो मॉइस्चर हवा में चला जाता है। दूसरा सोर्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का है, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट्स है, इनके लीव्स जो हैं वो हवा, वो मॉइस्चर बाहर छोड़ते हैं, वो मॉइस्चर भी चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये दोनों चीजें बनाती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हवा के करंट से फिर ऊपर चला जाता है। जो ही वो ऊपर चला जाता है, जमीन से हम जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो आपको पता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में, उस एयर मास में, जो एयर मास ऊपर चला जाता है अलॉन्ग विद द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर ऊपर कम टेम्परेचर में कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन होती है। तो वो प्रेसिपिटेशन, वो रेनफॉल जब अर्थ पे वापस पड़ती है, तो वो भी हम यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो तीसरा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर आपको पता ही है, रिवर्स में जो वाटर होता है, लेक्स में जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर, और पॉन्ड्स में वाटर होता है, ऐसे ही टैंक्स में वाटर होता है। जो भी वाटर इन चीजों में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। तो अब हमने देखा ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में कैसी है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो फ्रेश वाटर, ये हमने देखा फ्रेश वाटर, इसकी क्वांटिटी वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। कहीं पे वाटर ज्यादा है, कहीं पे वाटर कम है। तो आप हम वही देखेंगे। तो वेरिएबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर दुनिया में कई कई जगह ज्यादा अवेलेबल है, कई जगह कम अवेलेबल है। और इसकी दूसरी वेरिएशन है कि किसी सीजन में ज्यादा अवेलेबल होता है, किसी सीजन में कम अवेलेबल होता है, किसी टाइम पे ज्यादा अवेलेबल होता है, किसी टाइम पे कम अवेलेबल होता है। तो इसको हम बोलते हैं, पहले को हम बोलते हैं स्पाशियल वेरिएबिलिटी, स्पाशियल वेरिएबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। दूसरे को हम बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। स्पाशियल वेरिएबिलिटी, तो स्पाशियल वेरिएबिलिटी हम बोलते हैं जब वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज होती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जैसे आप देखेंगे डेजर्ट हम लेंगे, डेजर्ट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या कुछ भी नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे सहारा डेजर्ट है सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट, इंडिया में देखेंगे थार डेजर्ट है, वहां पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे इक्वेटोरियल एरियाज में, इक्वेटोरियल एरियाज में, यहाँ आप देखेंगे गैंजेटिक प्लेन में, इंडिया के गैंजेटिक प्लेन में, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? डेजर्ट में देखिए आप, जो हमने देखे थे फ्रेश वाटर के तीन सोर्सेज देखे थे हमने। एक तो देखा था ग्राउंड वाटर, दूसरा देखा था ग्राउंड वाटर, दूसरा देखा था एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जिससे रेनफॉल होती है, तीसरा देखा था हमने सरफेस वाटर। डेजर्ट में सरफेस वाटर ज्यादा नहीं होता है, वहां पे रिवर्स, लेक्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता है। तीसरा जो वहां पे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर डिपेंड करता है सरफेस वाटर कितना है और रेनफॉल कितनी होती है। रेनफॉल जब होती है तो वो आधा कुछ उसका हिस्सा, बारिश का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता है जिसको हम सीपेज बोलते हैं, उससे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़ती है। इसी तरह जो सरफेस वाटर है जहाँ से दरिया निकलते हैं, वहां से भी दरिया जो निकलता है वो पानी भी कई कई जगह सीप होता है, ग्राउंड में, जमीन में चला जाता है, उससे भी ग्राउंड वाटर की लेवल
इंक्रीज होती है, ग्राउंड वाटर क्वांटिटी मेंटेन रहती है। जब डेजर्ट में सरफेस वाटर भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी ज्यादा नहीं है, तो ग्राउंड वाटर भी नेचुरली कम होगा, तो डेजर्ट्स में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब अगर आप देखेंगे इक्वेटोरियल एरियाज में क्यों फ्रेश वाटर की, इक्वेटोरियल एरियाज में या गैंजेटिक प्लेन में आप देखेंगे यहाँ पे रिवर्स भी ज्यादा हैं। गैंजेटिक प्लेन में आप देखिए यमुना है, गंगा है, कोसी है, और भी छोटे छोटे कुछ रिवर्स हैं। तो यहाँ पे सरफेस वाटर ठीक है, बहुत ज्यादा है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा रहता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी रहता है क्योंकि इवापोरेशन होती है, रिवर्स के ऊपर भी इवापोरेशन होती है। और दूसरा फैक्टर इसमें है जो मूनसून है, साउथ वेस्ट मूनसून इंडिया में आता है, तो उसका आप देखेंगे ऐसे, ये लेंगे हम इंडिया, उसके जो साउथ वेस्ट मूनसून हम आगे देखेंगे, उसके दो ब्रांच होते हैं, एक तो यहाँ से वेस्टर्न घाट्स को टकराता है, दूसरा बंगाल में जाके यहाँ गैंजेटिक प्लेन में जाता है, उससे रेनफॉल होती है गैंजेटिक प्लेन में। तो गैंजेटिक प्लेन में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अगर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो मूनसून आते हैं उसकी वजह से रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये सोर्स भी है, सरफेस वाटर भी है, ग्राउंड वाटर भी नेचुरली होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर इन दो पे डिपेंड करता है। तो स्पेशल वेरिएबिलिटी यही हुआ, किसी जगह रेनफॉल बहुत ज्यादा है, किसी जगह फ्रेश वाटर बहुत कम है, किसी जगह फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है। इक्वेटोरियल एरियाज में आप देखेंगे वहां पे ऑलमोस्ट डेली जो इक्वेटोरियल, अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया में एक फिनोमिनन होता है, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में जो इक्वेटर के आसपास हैं, बहुत ही क्लोज है, उनमें ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल होता है, वो 1 से 2 बजे के बीच में। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंस हीट होती है, इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसके अराउंड है इंडियन ओशन। तो यहाँ पे होता है बहुत ही इंटेंस इवापोरेशन होती है इंडियन ओशन में। जो इवापोरेशन होती है उसकी वजह से फिर कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वो रेनफॉल डेली पड़ता है इंडोनेशिया में। तो ये बहुत ही ह्यूमिड एरिया है, ह्यूमिड बोलते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, यहाँ हवा में नमी बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी वजह से फिर रेनफॉल ज्यादा होती है। तो हमने देखा स्पेशल वेरिएबिलिटी क्या है, कुछ एरियाज में रेनफॉल बहुत, ये फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, कुछ एरियाज में फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे फिर टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, फ्रेश वाटर जो है, जो इंसानों के लिए अवेलेबल है, जो इंसानों के लिए फिट है, हम यूज कर सकते हैं, वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, उसकी क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। अगर आप देखेंगे इंडिया की एग्जांपल हम लेंगे, इंडिया में रेनफॉल जो है, रेनफॉल वो भी एक सोर्स है फ्रेश वाटर का, रेनफॉल फ्रेश वाटर का एक सोर्स है। तो रेनफॉल जो इंडिया में है वो सीजनल है, उसकी टेम्पोरल वेरिएबिलिटी बहुत ही प्रोमिनेंट है, प्रोनाउंस्ड है, ज्यादा है। क्यों है? अगर आप देखेंगे इंडिया में 80 to 90% रेनफॉल जो होती है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो होती है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मूनसून, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है और उसका हम थोड़ा जिक्र और भी करेंगे। तो साउथ वेस्ट मूनसून से जो इंडिया में बारिश होती है, वो टोटल जो इंडिया में टोटल बारिश होती है एक साल में, उसका 80 से 90% हिस्सा साउथ वेस्ट मूनसून की वजह से होता है। साउथ वेस्ट मूनसून स्टार्ट होता है जून में, एंड होता है ऑलमोस्ट सितंबर एंडिंग में। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीनों में इंडिया में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। कितना होती है? 80 to 90%, सिर्फ 4 महीने में। तो जो बाकी 8 महीने बचते हैं, इन 8 महीनों में ज्यादातर रेनफॉल नहीं होती है। तो ये सीजनल, इंडिया में जो रेनफॉल है वो सीजनल है, कुछ टाइम में बहुत ज्यादा है, कुछ टाइम में बहुत ही कम है, 10%, ऑलमोस्ट 10% ही रेनफॉल यहाँ पे होती है 8 महीनों में। तो ये हुआ फ्रेश वाटर वेरिएबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। स्पेशल वेरिएबिलिटी हमने देखा, एक रीजन से दूसरे रीजन तक फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे चेंज होती है। एक रीजन में बहुत कम होती है, दूसरे रीजन में फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। एक टाइम पे, कुछ टाइम पे कम, बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है फ्रेश वाटर, कुछ टाइम पे बहुत ही कम अवेलेबल होता है फ्रेश वाटर। तो इसकी वजह से ये हमने देखा था, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी में हमने देखा था एक ही सोर्स फ्रेश वाटर का। अगर आप दूसरा सोर्स भी देखेंगे, सरफेस वाटर, जो इंडिया में रिवर्स हैं, जो इंडिया में अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स देखेंगे, इंडिया का ये साउदर्न साइड जो है, ये पेनिनसुलर पार्ट है।
तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, इन रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। इन रिवर्स में जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है इन दरियाओं का, वो सबसे ज्यादा होता है मानसून सीजन में। क्यों? क्योंकि मानसून सीजन में रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होती है। इन 8 महीनों में, जिन 8 महीनों में मानसून नहीं होता है, उन 8 महीनों में इनमें जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब है सरफेस वाटर भी इन 8 महीनों में कम है, रेनफॉल भी बहुत ही कम है, तो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होगी। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, इन 4 महीनों में रेनफॉल भी बहुत ज्यादा है, सरफेस वाटर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी सीजनलिटी बहुत ही प्रोमिनेंट होती है इन रिवर्स की, क्योंकि ज्यादा इनका बहुत ही एक बड़ा सोर्स है, वो है साउथ वेस्ट मानसून। तो अब हम देखेंगे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, इनकी यूटिलाइजेशन क्या है। उसमें हम देखेंगे सिर्फ फ्रेश वाटर की यूटिलाइजेशन क्या है, क्योंकि वो जो सैलाइन वाटर है वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसका बोलते हैं फ्यूचर में वो यूज़ कर सकते हैं डिसैलिनाइजेशन से, जब वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होगी। अब हम देखेंगे फ्रेश वाटर के यूजेस, यानी उसकी यूटिलाइजेशन। फ्रेश वाटर की यूटिलाइजेशन किन चीज़ों में होती है। इंडिया में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इंडिया में हम देखेंगे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का हम ज़्यादातर जिक्र करेंगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेश वाटर के यूजेस, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फ्रेश वाटर यूज होता है वो किस में होता है? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। कितना यूज होता है? 90%। जो एनुअली पर ईयर, यानी कि एक साल में जो इंडिया में फ्रेश वाटर यूज होता है, वो उसका 90% किस में यूज होता है? एग्रीकल्चर में यूज होता है। और दूसरा यूज है उसका डोमेस्टिक यूज, जो हम घरों में यूज कर सकते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसमें खाना पकाना है या पीने के लिए यूज कर सकते हैं, और नहाने के लिए, बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर। वो कितना है? 8%, यानी कि सिर्फ 8% वाटर हम यूज करते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए। फिर उसका तीसरा और लास्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल यूज। जो वाटर हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, कितना करते हैं? 2%। तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा वाटर यूज करता है एक साल में इंडिया में। कितना करता है? 90%। एग्रीकल्चर कैसे यूज करता है? देखिए, एक तो रेनफॉल होती है, वो भी एग्रीकल्चर में एड करती है। दूसरा जो है सरफेस वाटर, जो है हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं। जैसे आप रिवर्स देखेंगे, रिवर्स पे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिनको आम लैंग्वेज में बोलते हैं डैम्स। डैम्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज उसका यही होता है, पावर जनरेशन। दूसरा उसका यूज होता है इरिगेशन। तीसरा उसका यूज होता है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, भी उसका यूज होता है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई भी करता है डैम्स। चौथा यूज हम बोल सकते हैं पावर जनरेशन, इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, फ्लड कंट्रोल। जैसे दामोदर रिवर जो है वेस्ट बंगाल में, उसको बोलते थे सॉरो ऑफ बंगाल। फिर उस पर जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बना, तो उसका प्राइमरी एक ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्लड कंट्रोल, उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वाटर स्टोर करना है, जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें फ्लडिंग ना हो। तो पावर जनरेशन ऑलमोस्ट हर किसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इरिगेशन भी ज्यादातर इनका ऑब्जेक्टिव है। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई उतना ज्यादा इनका ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, फिर भी कई कई डैम्स में, कई कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में रहता है। फ्लड कंट्रोल भी है,
چونکہ ان ڈیمز کے یوزز بہت سارے ہیں، آبجیکٹیوز بہت سارے ہیں، اس لیے ان کو بولتے ہیں ملٹی پرپز پروجیکٹس، ان کو سمپلی ڈیمز آج نہیں بولتے ہیں. تو ایگریکلچر دیکھیں گے آپ، جو ہم ڈیمز بناتے ہیں ریورس کے اکراس، ملٹی پرپز پروجیکٹس بناتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا یوز ہے اریگیشن. جو اسٹور ہوتا ہے وہاں پہ ریزروائر میں ہوتا ہے واٹر اسٹور ہوتا ہے، وہ ہم کینالز کے ذریعے فیلڈز تک پہنچاتے ہیں، یا سیدھے جہاں سے دریا گزرتا ہے، جہاں سے ریور گزرتا ہے، اسی میں ہم کئی پہ کینالز نکالتے ہیں، وہ پمپ شیڈس لگاتے ہیں، کینالز نکالتے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھیں گے کشمیر میں. تو جو بھی دریا ہے ان کے اگینسٹ ہم نے کینالز بنائی ہے، پمپ شیڈس لگائے ہیں یہاں پہ. تو یہی ڈرا کرتے ہیں، دریا میں سے پانی نکال کر ان کینالز کو فیڈ کرتے ہیں، یہی کینالز جا کے ہماری فیلڈز تک جاتی ہے، وہاں اریگیشن کرتی ہے کراپس کو. تو ایگریکلچر 90% واٹر یوز کرتا ہے، ڈومیسٹک یوز 8% ہے، انڈسٹریل یوز 2% ہے. دیکھیے دن بدن کیا ہوتا ہے، جو فریش واٹر ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہی انکریز ہو رہی ہے. کیوں انکریز ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک تو ایگریکلچرل سیکٹر بھی دن بدن زیادہ پانی یوز کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے. پاپولیشن انکریز ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے، اتنی پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے. تو ایگریکلچر کو تھوڑا انٹینسو بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں واٹر بہت ہی ضرورت ہے. ملٹیپل کراپنگ اگر ہم بولیں گے، ملٹیپل کراپنگ کے لیے ایک سال میں ایک ہی فیلڈ پہ 2-3 کراپس کلٹیویٹ اگر ہم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں واٹر بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتا ہے. تو ایگریکلچر کی واٹر ڈیمانڈ بھی دن بدن انکریز ہو رہی ہے، کیونکہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، اس سے ہمیں پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے، ملٹی کراپنگ کرنی ہے. ایگریکلچر ہمیں دن بدن زیادہ واٹر ڈیمانڈ کر رہا ہے. دوسرا جو ہے ڈومیسٹک واٹر کی بھی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، کیونکہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، اس کا بھی یہی آپ ریزن بول سکتے ہیں. انڈسٹریل یوز آف واٹر جو ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی ہی، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ایک کنٹینیوئنگ فنامنا ہے. دن بدن انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی. تو فریش واٹر کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے، لیکن فریش واٹر سورسز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، دن بدن ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. کیوں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اگر آپ دیکھیں گے پولوشن کی وجہ سے، واٹر پولوشن کی وجہ سے. واٹر پولوشن کیسے ہوتا ہے؟ جو ہماری انڈسٹریز ہے، جو انڈسٹریز ہے، ان کے جو ایفلوئنٹس ہیں، جو ان کے ویسٹ پروڈکٹس، انڈسٹریز میں سے جو ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں، وہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ہمارے ریورس میں چلے جاتے ہیں. زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے انڈسٹریل جو ویسٹ نکلتا ہے وہ کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر ہی دریا میں چلے جاتے ہیں. اس سے جو دریا میں پانی ہوتا ہے وہ پولوٹ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے ڈومیسٹکلی ہم جو واٹر یوز کرتے ہیں، ڈومیسٹکلی جو ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر ڈمپ ریورس کے پاس کرتے ہیں. اس سے بھی یہ واٹر جو ہے یہ پولوٹ ہوتا ہے. انڈسٹریز میں جو ویسٹ نکلتا ہے اس میں کچھ ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ اس واٹر میں چلے جاتے ہیں. واٹر انفٹ فار یوز ہوتا ہے، پولوٹ ہوتا ہے. ڈومیسٹک پولوشن آف واٹر بھی ہم نے دیکھا. تو اور دوسرا چیز ہے اگر آپ دیکھیں گے ایگریکلچر میں واٹر کی پولوشن کیسے ہوتی ہے. ایگریکلچر میں واٹر کی پولوشن اوور ایکسپلائٹیشن آف واٹر. اگر آپ دیکھیں گے ایگریکلچر میں ہم کینالز یوز کرتے ہیں فار اریگیشن. دوسرا ہے ویلز، ٹیوب ویلز یوز کرتے ہیں. تیسرا ہے ٹینکس یوز کرتے ہیں. ایسے ہی جو ہم ویلز اور ٹیوب ویلز یوز کرتے ہیں، ان میں جو پانی آتا ہے وہ گراؤنڈ واٹر آتا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل سے آتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے جب گرین ریولوشن ہوا تھا انڈیا میں، تو نارتھ ویسٹرن انڈیا، پنجاب، ہریانہ ایٹسٹرا، اور ویسٹرن یو پی، نارتھ ایسٹرن راجستھان، یہ ایریاز جو ہیں ان میں گرین ریولوشن بہت ہی سکسیسفل ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ارلیئر اس سے گرین ریولوشن سے پہلے انڈیا میں زیادہ تر اریگیشن کینال سے ہوتی تھی. لیکن جب گرین ریولوشن آیا، گرین ریولوشن کا مطلب تھا کہ پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز انٹروڈیوس کیے گئے. ایک تو ہائی ییلڈ ویرائٹی سیڈز لانی پڑی،
फार्मर्स को, जो किसान है, उनको गवर्नमेंट ने दिए हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जो बीज दिए, वो बीज ऐसे ला के दिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनमें जो फसल निकलता था फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा थी, यील्ड उसका बहुत ही ज्यादा था। दूसरा जो है उसमें लेकिन यूज करना था, फर्टिलाइजर यूज करने थे। उससे पहले हम फर्टिलाइजर उतने यूज नहीं करते थे, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज जरूरी करने थे। तीसरा जो है उसमें एश्योर्ड इरिगेशन की जरूरत थी कि ग्रीन रिवोल्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब इरिगेशन एश्योर्ड होगी, जब इरिगेशन अवेलेबल होगी। क्योंकि रेनफॉल पे अगर आप भरोसा करोगे तो रेनफॉल कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन इरिगेशन अगर आप मैनुअली इरिगेशन का देखेंगे तो इरिगेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो इरिगेशन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में क्या किया, वेल्स खोदे गए, वेल्स, ट्यूबवेल्स ड्रिल किए गए, ताकि वो डिपेंड नहीं, वो फार्मर्स डिपेंडेंट नहीं रहे कैनाल्स के वाटर पे या रेनफॉल पे। तो इन्होंने अपने खेतों में ही वेल्स, ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स ड्रिल किए, ताकि हर कोई किसान अपने अपने खेत को अपने अपने वेल से पानी दे। जब इतना ग्राउंड वाटर यूज हुआ तो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट हो गया, ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गई, वाटर टेबल जो है उसमें पानी कम हो गया। तो अब उसको टाइम देना है कि ताकि वो वाटर टेबल रिचार्ज हो, ताकि उसमें वो वाटर जितना हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है उतना इसमें वापस आ जाए। तो यही कुछ है जिनसे वाटर सोर्सेज जो है, फ्रेश वाटर सोर्सेज, वो डिप्लीट हो रहे हैं। एक तो पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूट होता है, वो हम फिर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हमने एक एग्जांपल ली ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ये हो गया। तो फ्रेश वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन सोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। अब हमें इन दोनों में एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनाएंगे, उसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन। पानी को हमें कंजर्व करना है, बचाना है। एक तो प्रेजेंट जनरेशन जो आज लोग मौजूद हैं दुनिया में या इंडिया में, तो वो भी यूज करने चाहिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल कुछ बचना चाहिए। उसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में हम वाटर कैसे कंजर्व करेंगे, एग्रीकल्चर में हम वाटर कंजर्व करते हैं, उसको एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे हम कर सकते हैं वाटर कंजर्व। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है जो हम क्रॉप्स लगाते हैं या प्लांट्स लगाते हैं अपने खेतों में, तो उनके जो रूट्स हैं, हम छोटी छोटी पाइप्स के जरिए वाटर डायरेक्ट उनके रूट्स पे डिलीवर करते हैं, ताकि वो जो रूट्स के जरिए ही जो वाटर है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उस वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं अराउंड रूट्स के अराउंड होते हैं, वो उस वाटर में एब्जॉर्ब होते हैं। फिर उसी एब्जॉर्ब्ड स्टेट में वो प्लांट्स के रूट्स वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन हम क्या करते हैं, ये अगर एक क्रॉप है, प्लांट है, हम छोटी छोटी पाइप्स के जरिए बराबर इसके रूट्स के आसपास ये वाटर डिलीवर करते हैं, ताकि जहां पे यहाँ पे दूसरा प्लांट है, इसके भी डायरेक्ट रूट्स के आसपास ये डिलीवर करते हैं पानी। जो ये बीच में बचा रहता है ये एरिया, उसमें पानी जाया नहीं होता है। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। दूसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन भी ऐसा ही एक फिनोमेनन है, लेकिन उसमें जो है वो एक शावर जैसा होता है, उसमें वो हेड लगा होता है, तो वो भी हम डायरेक्टली डिलीवर करते हैं प्लांट के आसपास, उसमें भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। तो ये हो गया ड्रिप इरिगेशन। दूसरा हमने पढ़ा स्प्रिंकल इरिगेशन, वो भी डायरेक्टली डिलीवर करता है वाटर प्लांट्स के अराउंड, ताकि वाटर वेस्ट ना हो। तो ये हो गया एग्रीकल्चर में हम वाटर कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर जो हम करते हैं, डोमेस्टिकली हम वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उस एक टेक्निक है जो रेनफॉल होती है हमारे एरिया में, वो हम रेनफॉल में जो वाटर आता है नीचे, तो वो हम स्टोर कर सकते हैं फर्दर यूज, फ्यूचर यूज के लिए। वो हम स्टोर कैसे कर सकते हैं,
टेक्निक को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप देखेंगे, अगर आप रूफ लेंगे, एक मकान का छत लेंगे, जो बारिश पड़ती है वो यहाँ पे कलेक्ट होके यहाँ पे एंड में साइड में लगी होती है एक पाइप, जो ये पानी थोड़ा स्लोप लगा रहता है इस स्लैब में, तो जो ये पानी सारा यहाँ पे इस पाइप के जरिए दूसरी पाइप के जरिए नीचे चला जाता है। नीचे हमने ग्राउंड में बनाया होता है एक रिजर्वायर, एक टैंक बनाई होती है। ये वाटर रेन वाटर डायरेक्टली फिर इस रिजर्वायर इस टैंक में जमा होता है। इस ये ढका हुआ होता है, ऐसे हम बंद करते हैं ताकि इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स इंटर ना हो। तो इस टैंक में वाटर स्टोर होता है जो हम बारिश के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पे जरूरत पड़ती है इसकी, एरिड सेमी एरिड